छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई और बिटकॉइन मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए मानहानि का केस दर्ज करने की चेतावनी दी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौरव मेहता और भूपेश बघेल के संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा धान खरीदी में किसानों की समस्याओं को लेकर भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को अनावरी कम बताने के निर्देश दिए गए हैं और बारदाने की कमी से लेकर भुगतान में देरी जैसे मुद्दे किसानों को परेशान कर रहे हैं। और झारखंड के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जितने भी उपचुनाव थे वो भी संपन्न हो चुके हैं, मतदान हो चुका है। 23 तारीख को रिजल्ट आना है। हम लोगों को भी रायपुर दक्षिण के साथ साथ दोनों प्रदेश और वायनाड समेत जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं उसके सबके बेसब्री से इंतजार रहेगा रिजल्ट का। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से सरकार हिला हवाली कर रही है, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबरें छपती रही है, उससे स्पष्ट है कि सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहती और विलम्ब करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी वो ओबीसी की गणना के हवाला देते हैं तो कभी और कुछ हवाला देते हैं। जो संविधान में प्रावधान है, जो 73वें संशोधन हुआ और राजीव जी के समय में, और उसके बाद से ये हो गया है कि जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा के चुनाव 5 साल में होते हैं, उसी प्रकार से नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव भी 5 साल में होगा। उसकी अनिवार्यता है। जिन जिन राज्यों ने अलग अलग कारणों से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और निर्देश दिया कि उसे 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का समय देते हुए आपको कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया। ये पंजाब में हुआ है और ये मध्य प्रदेश में हुआ है। पंजाब का अभी रिसेंटली हुआ है। यहाँ जो संविधान ये कहती है कि आपको 5 साल में चुनाव कराना आपके लिए अनिवार्यता है और 5 साल के पहले 6 महीना पहले आप उस नगरीय निकाय से पूछकर सहमति लेकर उसे आप 6 महीने पहले चुनाव करा सकते हैं। लेकिन कहीं ये प्रावधान नहीं कि 6 महीने पहले 6 महीने बाद आपको चुनाव कराने हैं। ये अधिकार आपको संविधान नहीं देता। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने राजपत्र जारी किया है 10 अक्टूबर 2024 को, इसमें 2 संशोधन किया है। पहला संशोधन तो ये किया है कि चुनाव चलते में मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं। ये उसमें पहला बिंदु है। ये भी असंवैधानिक है। जब आप एक बार मतदाता सूची प्रकाशित कर दिए और उसके बाद किसी वार्ड में अचानक 500 उस वार्ड के, मान लो कि छात्रावास है, कोई कॉलेज है, वहाँ के बच्चों का आप नाम जोड़ देंगे तो चुनाव तो कहीं का कहीं चला जाएगा। तो मतदाता सूची में इस प्रकार से संशोधन करने के पीछे इसका बिल्कुल एक मेलाफाइड इंटरेस्ट राज्य सरकार की दिखाई देती है। दूसरा, ये 6 महीने बाद चुनाव कराने का अधिसूचना जारी किया, जो दूसरा है वो घोर अवैधानिक है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। ये चुनाव नहीं कराना चाहते, नगरीय निकाय चुनाव को किसी प्रकार से टालना चाहते हैं। पिछले समय भी आपने देखा होगा जब मैं प्रदेशाध्यक्ष था, तब भी ये टालना चाह रहे थे। हम लोग, हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट गए और 2 मिनट के भीतर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हाँ, चुनाव तत्काल कराई जाए और वो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। अभी भी उसी प्रकार से राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये अधिसूचना जारी किया है, अध्यादेश जारी किया है, वो घोर अवैधानिक है। राज्य सरकार को तत्काल चुनाव की तिथि घोषित करना चाहिए। ये पहली बात। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अभी धान खरीदी का। धान खरीदी में विसंगति आ रही है। मैं शुरू से आरोप लगा रहा हूँ सरकार पर, ये सरकार धान खरीदना नहीं चाहती।
और वो अब दिखाई देने लगा है। पहली बात तो ये है कि पटवारी का अनावारी रिपोर्ट और उसमें 3 लोगों की कमेटी उन्होंने बनाई और अनावारी रिपोर्ट के आधार पर धान खरीदी की शुरुआत अभी हुई ही है और अनेक जगह शिकायतें शुरू हो गई है, चाहे मुंगेली की बात करें, चाहे कोरबा की बात करें, चाहे अन्य जगहों में बात करें। यह अनावारी रिपोर्ट जो है अब कहीं 16 क्विंटल है, कहीं 13 क्विंटल है, कहीं किसी गांव का 9 क्विंटल है। तो इस प्रकार से जो धान खरीदी करेंगे, एक तरफ तो घोषणा कर रहे हैं कि 21 क्विंटल हम खरीदेंगे, 3100 रुपये हम खरीदेंगे। किसान तो ये मांग कर रहे हैं भाई समर्थन मूल्य बढ़ गया, इसे 17 रुपये बढ़ाया तो उसे जोड़ के हमको 3217 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन सरकार 3100 भी नहीं देना चाहती और 21 क्विंटल भी नहीं खरीदना चाहती। और इसलिए अनावारी रिपोर्ट का बहाना करके पूरे पटवारियों पे दबाव है, एसडीएम और कलेक्टर पे अलिखित मौखिक रूप से आदेश है कि अनावारी कम बताया जाए और उससे अभी किसान को समझ नहीं आया है। जब पैसा हाथ में आएगा तब उस किसान को समझ आएगा कि उनके साथ तो शायद सरकार ने धोखा किया है, क्योंकि हमारी सरकार में 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसको प्रोत्साहन राशि देते थे और चाहे उसका धान का उत्पादन चाहे वो 15 क्विंटल हो, 10 क्विंटल हो, 20 क्विंटल हो, उसको 9,000 रुपये प्रति एकड़ मिल जाता था। और धान के अलावा जो दूसरे फसल लेते थे उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ देते थे। फल सब्जी चाहे कोदो, कुटकी, रागी जो भी बोए, मक्का बोए, उसको 10,000 रुपये एकड़ देते थे। तो पहली बात तो ये हो गया कि अब जो फल सब्जी मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी बो रहे हैं उसको तो कुछ नहीं मिलेगा और इस कारण से सारे किसान जो दूसरे बरसात में दूसरी फसल लेते थे वो सब धान की तरफ डाइवर्ट हो गए, धान का रकबा में वृद्धि हो गया। अब ये सरकार क्या कर रही है कि चाहे वो किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको 9,000 रुपये प्रति एकड़ हम देते थे। अभी उन्होंने क्या किया है कि खासकर मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है जहाँ अनावारी रिपोर्ट का मैं आपके साथ साझा भी कर दूंगा कि इसमें ये पाली ब्लॉक का है और उसमें ग्राम करतली में 11 क्विंटल 17 किलो है, केरा झरिया है वो 9 क्विंटल 84 किलो है, गणेशपुर में 11 क्विंटल 63 किलो है, चटवा भावना में 13 क्विंटल है, चेपा में 10 क्विंटल 39 किलो है। ये पूरा मेरे पास ये रिपोर्ट है। अभी पटवारी रिपोर्ट दिखा नहीं रहे लेकिन ये रिपोर्ट मेरे पास है। अब मान लो जो किसान जहां अनावारी रिपोर्ट 10 क्विंटल लिखा है तो 10 क्विंटल हुआ। इस गणित को आप समझिएगा और डिबेट भी करिए इसमें। जो किसान 10 क्विंटल धान बेचेगा तो अंतर का राशि कितना हुआ? 2200 है, अभी कितना 2300 रुपये मिल रहा है और 3100, तो इसका मतलब 800 रुपये का अंतर हुआ प्रति क्विंटल। अब 10 क्विंटल होगा, एक किसान 20 क्विंटल बेचता है तो उसे 16,000 रुपये मिलेगा, 21 क्विंटल बेचता है तो 16,800 रुपये मिलेगा और जो 10 क्विंटल बेचेगा प्रति एकड़ उसको कितना मिलेगा? 8,000 रुपये मिलेगा। तो 8,000 रुपये प्रति एकड़ उसका नुकसान है और ख़ासकर आदिवासी अंचल में, असिंचित क्षेत्र में और जो छोटे किसान हैं वो इससे प्रभावित होंगे। जो सक्षम है उसे 16,000 रुपये एकड़ मिलेगा, 16,800, और जो कमज़ोर है, गरीब है, उसको मात्र 8,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा। तो ये भारी नुकसान। अभी किसानों के हाथ में पैसा आया नहीं है, इस कारण से अभी ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन वो बैंक से पैसा निकालेगा, उसके खाते में पैसा आएगा, उस दिन सारे किसान को समझ आएगा कि हमारे साथ तो विष्णुदेव सरकार ने हमसे धोखा किया है। दूसरी बात, अभी बायोमेट्रिक्स लगा दिए हैं, किसान या तो खातेदार या उसके नामनी है, वो जब तक के जाके थंब इम्प्रेशन नहीं लगाएगा तब तक के उसका धान नहीं बेच पाएगा। और ये भी है कि सर्वर डाउन रहता है, किसान 4 घंटा 5 घंटा खड़े हैं तो सर्वर डाउन ही है। तो यह हतोत्साहित करने के दूसरा
तीसरा ये कि टोकन, अब उसमें कर दिया है कि बड़े किसान छोटे किसान, अब बड़े किसान को 1 दिसंबर के बाद देंगे टोकन, छोटे किसान को अभी दे रहे हैं। तो जिस किसान के पास धान आ गया उसको धान को खरीदना है, अब उसको 3 टोकन दे रहे हैं, छोटे किसान को 2 टोकन दे रहे हैं। तो जिसके पास धान तैयार है उसको टोकन क्यों नहीं दे रही सरकार? इसका मतलब वो एक तो वैसे 75 दिन में 35 दिन वैसे धान नहीं बेच पाएगा, उसमें और डिले कर रहे हैं। उसके बाद की स्थिति यह है कि बारदाने की कमी है। चौथी बात यह है कि 72 दिन में 72 घंटे में पेमेंट करना है। 14 तारीख से धान बेचा उस किसान के खाते में पैसा नहीं गया है, कल तक की मेरी जानकारी है। तो 72 घंटे के भी लिमिट जो था उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तीसरी बात यह है कि राज्य सरकार ने जो अधिसूचना जारी किया, सर्कुलर जारी किया, वो 72 घंटे के अंदर में धान उठाव की अनिवार्यता थी समितियों से, उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो उससे भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि धान जाम हो जाएगा। धान यदि धान संग्रहण केंद्रों में, धान खरीदी केंद्र में यदि जाम हो गया तो इसका मतलब फिर वो जो दूसरे किसान जो तौलाई मतलब लाना चाहते हैं वो ला नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के है कि सरकार धान भी नहीं खरीदना चाहती, किसानों का पेमेंट भी नहीं करना चाहती, और छोटे किसानों को भारी नुकसान होने वाला है, खासकर आदिवासी अंचलों में, असिंचित क्षेत्रों में। जब 21 क्विंटल आपने खरीदी का निर्णय किया है तो अनावारी रिपोर्ट की अनिवार्यता क्यों, और अनावारी किए हैं तो क्या किसान उसके सामने सब किया है? अभी भी धान कटाई चल रहा है, तो क्या किसी किसान के सामने उसके फसल के नाप जोक करके कटाई हो रही है, उसके सामने उसको सफाई और तौलाई कराया जा रहा है? किसी का नहीं, मनमानी चल रहा है। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे टीवी चैनल उसको दिखाएंगे नहीं। राहुल गांधी जी हमारे जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यूएस के कोर्ट ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, और उसके चलते यहाँ जो शेयर मार्केट है वो एकदम से लुढ़क गया है। और यही बात कह रहे हैं कि जो धन का जो विकेंद्रीकरण नहीं करके केवल केंद्रीकरण करने के कारण से आज एक व्यक्ति यदि गिरफ्तार होता है या एक व्यक्ति के खिलाफ कोई बात होती है तो पूरा भारत का, पूरे हिंदुस्तान का जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें प्रभावित हो रहा है। तो उसके कारण से बार बार कह रहे हैं कि जो माधवी बूच है यदि वो सही जांच कर लेती तो आज स्थिति नहीं होती। आज पूरे देश का, दुनिया में भारत की तू हो रही है, हमारी इज्जत है वो मिट्टी के मोल हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी इसके बारे में जो मौन है उस मौन को तोड़े। मनमोहन सिंह जी बोलते थे ये मौन मोहन सिंह है, तो आप तो बोलने वाले प्रधानमंत्री हो, कुछ तो बोलो कि आपके मित्र को वहाँ नोटिस हो गया है अमेरिका से और आप चुप बैठे हो। वहाँ कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का घूस दिया गया है। इस मामले में मौन क्यों हैं आप? बोलिए ना, पूरे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर का पैसा डूबा जा रहा है, लगातार शेयर मार्केट लुढ़कते जा रहा है, और खासकर अडानी ग्रुप के शेयर तो और धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं। तो पूरे एक व्यक्ति के कारण से पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। और इसी बात को राहुल जी बार बार सचेत कर रहे थे और आप चुप थे। तो ये 3 मामले हैं इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा था।